ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार बात कर रहे हैं हम नगर निगम के दंगल की। इस दंगल की जीत हार हरियाणा सियासत में क्या कुछ असर डालेगी, क्या कुछ प्रभाव होगा, लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ प्रदेश का सबसे बड़ा पैनल इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं गोपीचंद गहलोत, इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस की संध्या बजाज वरिष्ठ नेता हैं, और पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राव नरवीर, और साथ ही समस्त भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदेश अग्रवाल हमारे साथ मौजूद है। इस पैनल से लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि ये नतीजे जो हरियाणा की सियासत है उस पर कितना प्रभाव डालेंगे। अगर यमुनानगर की तरफ रुख कर लेते हैं, यमुनानगर में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है आपको बता दें। यमुनानगर में 5 सीटों पर बीजेपी ने बाजी मारी है, जीत दर्ज कर ली है, और इनेलो ने भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए 4 सीटों पर जीत हासिल की है। तो यमुनानगर की स्थिति यह है। हमारे साथ यमुनानगर से हमारे संवाददाता कुमार रमेश बने हुए हैं। तो आप बात करें, जिस तरह से यमुनानगर की तस्वीरें सामने आ रही हैं, 5 पर बीजेपी। राव नरवीर जी, आपके पास आना चाहूंगा, कितना कुछ संतुष्ट हैं आप जिस तरह से यमुनानगर का 5 सीट आपके खाते में आई है? नहीं, संतुष्ट तो नहीं है। टोटल 20 वार्ड थे वहाँ। हमें तो ये उम्मीद थी कि 4-5 नगर निगमों में कम से कम हमारे मेयर बनेंगे, लेकिन मैंने शुरू में कहा कि जो जनता जनार्दन फैसला करती है मान्य तो वही होगा। और फिर कह रहा हूं मैं कि ये नगर निगम के चुनाव, चाहे हम चुनाव से पहले कुछ भी कहें, ये व्यक्तिगत शख्सियत पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। चुनाव से पहले कुछ भी कहें, यही बात लगातार हो रही है। चुनाव से पहले जब आप विधानसभा के चुनाव आए, लोकसभा के चुनाव आए, तब भी बड़े बड़े दावे वादे किए जाते हैं। आपके कहने का अर्थ होता है जनता आप पर यकीन करती है, जनता आपको चुनकर भेजती है। मैंने ये भी कहा कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का राज है, नगर निगम में उतनी पावर नहीं दी जा रही। हमारे यहाँ जहाँ हम बैठे हैं, गुड़गांव के नगर निगम का हाल है। आम आदमी ये भी सोचता है कि सरकार के साथ रहने से कुछ काम हो जाएंगे। यहाँ के मेयर सरकार के साथ नहीं, आज उनको कोई नहीं मानता। इसलिए लोग सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में राज नहीं है, छोटे काम करवाने के लिए। शहरी वोटर आपका माना शहरी जाता है। वोटर हमारा इनेलो ने कहीं ना कहीं सेंध लगाई है, इनेलो ने कहीं, मैं आज भी अब भी कह रहा हूं कि जो नया वार्ड बने हैं उनमें इनेलो ज्यादा जीती होगी, पुराने क्षेत्र में नहीं जीती होगी। आपने अभी हिसार का जिक्र किया था कि हिसार में 20 में से 5 इनेलो ने ली और 15 इंडिपेंडेंट जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला। थोड़े दिन पहले, 1.5 साल पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, वहां कांग्रेस नाम का सफाया हो गया था हिसार लोकल। वहां हरियाणा जनहित कांग्रेस के एमपी बने और हिसार विधानसभा से बहुत भारी बहुमत से जीत के निकले। कांग्रेस का वहां नाम मात्र की वोट आई, इनेलो की नाम मात्र की वोट आई। आज इनेलो ने ज्यादा वहां वो किया है। राव नरवीर सिंह की बात से मैं सहमत हूं। इन्होंने खुद सिद्ध कर दिया। हम पहले कहते ही थे कि हिसार में इनेलो के खिलाफ तीनों मिलकर लड़े थे। आज वही चीज सिद्ध हो रही है। इनेलो तो वहां अपना वजूद शो कर रही है। कभी वहां पे कांग्रेस गौण हो जाती है तो कभी वहां पे बीजेपी गौण हो जाती है। ये बात आज ये रिजल्ट हिसार के शो कर रहे हैं। चुनाव परिणाम के नतीजे अलग लोग फैसला करते हैं, विधानसभा के अलग करते हैं, नगर निगम में लोग अलग सोच के वोट डालते हैं। नहीं, कहीं ना कहीं जनता का जो मूड है वो तो जाहिर सी बात है, उसका तो पता चलता है। ये संध्या बजाज जी हमारे साथ मौजूद हैं। संध्या जी, जिस तरह की स्थिति बन रही है, जिस तरह का सिनेरियो बन रहा है, इनेलो बढ़त लेती हुई दिख रही है। शहरों में गांव देहात की पार्टी अक्सर मानी जाती थी, वहां कैडर मजबूत माना जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं आप मानते हैं इनेलो की मजबूती कांग्रेस के लिए कुछ परेशानी का सबब? जी देखिए, इनेलो ने हाजिरी लगाई है, पूरी तरह से हाजिरी लगाई है। मैं इस बात को मानती हूँ कि शहरों में उनका कोई भी जनाधार नहीं था, लेकिन उन्होंने हाजिरी लगाई है। इसके लिए मैं बधाई भी देना चाहती हूँ। परंतु जो ये कहे कि हमें कोई खतरा है, की बात करते हैं, कांग्रेस को कोई इससे खतरा हो जाएगा, ये बात को मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने सभी में एक पावर्स को, जो निर्दलियों में, जो जिसे सो कॉल्ड निर्दलीय आज कहा जा रहा है, निर्दलीय नहीं, वो कांग्रेस समर्थित लोग हैं और कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं जो इलेक्शन लड़े हैं। तो उन्होंने अपनी हाजिरी उनसे ज्यादा लगाई है। वो ठीक है कि वो आ गए हैं, जैसा कि नरवीर साहब कह रहे हैं, जीत गया तो हमारा है, गांव के शहर से आएंगे। मैं भी उनसे सहमत हूं कि वो उस एरिया से आए हैं। डिलिमिटेशंस की वजह से जगह जगह पे जो है वोटर्स वो बदले हैं हर तरह से, तो वहां पे कोई आई होगी किस तरीके से। बड़ी माफी के साथ रोकना चाहूंगा, यमुनानगर से कुछ और नतीजे हमारे साथ आ रहे हैं। संध्या जी, बड़ी माफी के साथ रोकना चाहूंगा, यमुनानगर से कुछ और नतीजे हमारे पास आ रहे हैं। हमारे संवाददाता कुमार रमेश जुड़ गए हैं। कुमार रमेश, किस तरह की स्थिति है जिस तरह से अभी 5 बीजेपी, 4 इनेलो, और कुछ नतीजे आपके पास हैं?
कुछ और जानकारी? भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पे कामयाबी हासिल की है, वही इनेलो ने 4, और इससे साफ कहा जा सकता है कि इस बार जो है कमल का फूल वाकई भारतीय जनता पार्टी ने अपने इलाके में खिला लिया है, और बाकी जो कुछ उम्मीदवार हैं वो निर्दलीय की जीते हैं। नहीं, एक बार आपसे और स्थिति स्पष्ट करना चाहेंगे कि 20 सीटों में से कितने के नतीजे आ गए हैं, कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली? बहरहाल उनसे संपर्क टूट गया है हमारा। तो बात कर रहे हैं जिस तरह से 20 नतीजे यमुनानगर के आ गए हैं। जी हाँ, बीजेपी को 7 मिले हैं, इनेलो को 4 और निर्दलीय 9। ये स्थिति आपको बता दें कि यमुनानगर की स्थिति आपको बता दें, बीजेपी को 7 सीटें वहां मिली हैं, इंडियन नेशनल लोकदल को 4 सीटें मिली हैं इंडियन, और आप बात करें निर्दलीय उम्मीदवारों की तो 9 सीटें। सवाल आपके पास आना चाहूँगा सुदेश अग्रवाल जी, समस्त भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जिस तरह की स्थिति बन रही है, खबरें अभी तक ने हालांकि कल ही ये बात दर्शकों को बताई थी कि निर्दलीय इस पूरे खेल में, इस पूरी जो ये इलेक्शन है, जो नगर निगम के चुनाव है, निर्दलीय आगे रहेंगे। सबसे पहले हमने ये स्थिति, जो सिनेरियो है, जिस तरह से बीजेपी ने दावे किए, बीजेपी कह रही थी कि हमारे वोटर हैं, शहरी वोटर हमसे अक्सर जुड़ा रहता है। इंडियन नेशनल लोकदल के लिए भी बड़ी चुनौती थी, एक अच्छा मौका था कि शहरी वोटरों तक उनको जाना है, उनका मूड भापना है। और कांग्रेस की बात कहें, हालांकि कांग्रेस इस तरह से कह रही है कि हमारे जो जीतेंगे वो हमारे हैं। आपसे जानना चाहूँगा, जो ये सिनेरियो जो अब देख रहे हैं आप, जिस तरह की स्थिति बन रही है, आगामी रणनीति की बात करें, आगामी चुनाव की बात करें, क्या संदेश इससे जाएगा, क्या कितना फर्क इससे पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ सकता है आने वाली राजनीति पर? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये निगम के चुनाव हैं, अगर आने वाली राजनीति की बात, आपका इशारा विधानसभा चुनाव या लोकसभा दोनों चुनाव के ऊपर है, मेरे ख्याल से जैसा कि राव नरवीर सिंह जी ने कहा कि ये व्यक्तिगत चुनाव होते हैं, इस पे कोई आगे की राजनीति पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। और साथ में यमुनानगर के अंदर जो बीजेपी ने 7 पार्षद जीते हैं, मैं उनको मुबारकबाद भी देना चाहूँगा, क्योंकि शहरी इलाका है तो वहाँ पे उनको बढ़त मिली है। पहले भी बीजेपी कहती रही है कि हम यमुनानगर में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि निगम के अंदर जो घोषणा पत्र बीजेपी ने घोषित किया, लोकदल ने घोषित किया, वो निगम चुनाव के लिए था ही नहीं जी। वो तो सिर्फ मद्देनजर रखते हुए कि विधानसभा चुनाव के अंदर हम क्या करेंगे, उनको मद्देनजर रखते हुए उस घोषणा पत्र को जारी किया। मैं लोकदल को या कहना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि हम 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता जो है हम देंगे, वो दे ही नहीं सकते, क्योंकि अगर देना है तो विधानसभा के अंदर जाना पड़ेगा, निगम के पास पैसे ही नहीं है। और जैसे ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हैं बीजेपी ने भी कही हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन ये चीज़ें तब तक नहीं हो सकती क्योंकि जब तक कि विधानसभा के अंदर हमारी सरकार ना बैठी हो। और सरकार अगर बैठ भी जाती है वो भी भेदभाव करती है। अगर बीजेपी की सरकार बैठ जाती है, किसी और की बैठ जाती है, तो वो दूसरे जो जहाँ पे निगम में कंट्रोल नहीं है तो वहाँ के भेदभाव करती है। तो ये जो प्रक्रिया जो है, तंत्र जो है ना, ये राजनीतिक तंत्र हमारे हिसाब से तो बिगड़ा हुआ है। इसके लिए मैं इन सभी पार्टियों से भी अनुरोध करूंगा कि इस तंत्र को, अगर आप सत्ता में भी बैठते हैं, इस तंत्र को जरूर ठीक कीजिए। मेरी ये आपसे सभी से अपील रहेगी। तीनों पार्टियों के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं। संध्या बजाज हमारे साथ मौजूद हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता गोपीचंद गहलोत हमारे साथ मौजूद हैं, राव नरवीर जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों से ये सवाल हम करना चाहेंगे खबरें अभी तक के माध्यम से। अन्ना का आंदोलन देखा, वहाँ भी यही स्थिति थी कि जो राजनेता हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, उनसे कहीं ना कहीं भरोसा पब्लिक का कम हुआ है। और अन्ना का आंदोलन इतना बड़ा होना शायद यही वजह थी, जो आक्रोश था लोगों में। आप कहीं ना कहीं मानते हैं, जो आप बात करते हैं कि आपने कहा और आपको जो करना है उसमें बड़ा फर्क आ जाता है, इसलिए जनता का भरोसा कम हो जाता है। इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं। और दूसरी बात ये कि आखिर अगर इत्तेफाक रखते हैं तो इस चीज़ का हल क्या है? जनता, क्योंकि लोकतंत्र जो हमारा देश है सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और उसी व्यवस्था में अगर लोगों का भरोसा उठेगा तो जाहिर सी बात है देश के लिए अच्छा नहीं होगा। राव नरवीर जी, आपके पास आऊँगा। अन्ना जी ने दिल्ली में आंदोलन किया, नवयुवकों ने और कॉलेज के लड़के लड़कियों ने बहुत बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया। और आपने देखा होगा कुछ समय के बाद ही वहां डेसू के चुनाव हुए और उसमें कांग्रेस फिर जीत गई, जबकि आंदोलन सारा अन्ना जी का कांग्रेस के खिलाफ था। तो आप ये कहां मानेंगे कि आंदोलन एक तरफ और चुनाव एक तरफ? यदि कांग्रेस के दिल्ली यूनिवर्सिटी में कांग्रेस के उम्मीदवार वहां जीते, अन्ना जी का सफल आंदोलन हुआ, नवयुवकों ने उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और उसके कुछ दिन बाद ही
शायद 2 महीने के अंदर अंदर ही चुनाव हुए। नहीं, आप इस स्थिति से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि जो नेताओं की करनी और कथनी होती है मेरा उसमें ये फर्क होता है, मेरा जनता ये का भरोसा उठता है। मेरा ये कहना है कि हर चुनाव के अपने परिदृश्य अलग होते हैं। जी, लोकसभा के चुनाव अलग है, विधानसभा के अलग है, नगर निगम और पंचायत के चुनाव के लोगों की अलग सोच है। वो व्यक्तिगत शख्सियत पर डिपेंड करता है कि वहां से नुमाइंदा कौन चुन रहा है, कौन चुना जा रहा है। जैसे मैंने बताया नाथ जी का आंदोलन लेकिन आप युवकों पार्टी ने सिंबल किया। पर लड़े हैं, आप पार्टी सिंबल पर लड़े हैं, पार्टी रिप्रेजेंट कर रही है अपने आप को, और आप अब इसको इंडिविजुअल शख्सियत से जोड़ रहे हैं। पार्टी के कहीं ना कहीं साथ पार्टी ने जो मैनिफेस्टो लागू आपके लिए किया, एक बड़ा मौका था। शहरी वोटर कितना आपसे इंटैक्ट है, हमने कितना पूरी जुड़ा कोशिश हुआ करी है। जनता के बीच में जाने की, लेकिन मैं अब भी मान रहा हूं कि पार्टी अपना मैनिफेस्टो लागू करती है, बड़े लीडर जाते हैं, सारी बात कहते हैं, लेकिन छोटा चुनाव जब होता है तो जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं वो अपना मैनिफेस्टो लागू करते हैं। वो हर तरह का प्रलोभन देते हैं, हर तरह की बात कर देते हैं कि मैं बन गया तो मैं फला चीज करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का जो सिंबल से चुनाव लड़ रहा है वो उस प्रकार की घोषणा नहीं कर सकता। इसलिए मेरा ये मानना है कि हर चुनाव का परिदृश्य अपने हिसाब नहीं, से सवाल वही आ गया कि आप वोटर को फिर क्या बरगला सकते हैं, कोई भी बात कहकर बरगला सकते हैं। बड़ी माफी के साथ रोकना चाहूंगा, गोपीचंद जी आपके पास भी आऊंगा, संध्या बजाज जी आपके पास भी। करनाल चलते हैं, हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है, जिस तरह से नतीजे, कितने नतीजे आ गए हैं और किस पार्टी की क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, आपसे जानना चाहेंगे। सुंदर, सबसे पहले मैं आपको नया अपडेट देता हूँ। वार्ड नंबर 11 का नतीजा भी यहाँ पर आ गया, जहाँ पर कृष्ण गर्ग जो बीजेपी के उम्मीदवार है उन्होंने बाजी मारी है, यानी कि बीजेपी के खाते में यहाँ पर 3 सीटें हो गई हैं। वार्ड नंबर 4 से उन्होंने बाजी मारी, वार्ड नंबर 7 से उन्होंने बाजी मारी, और अगर बात करी जाए वार्ड नंबर 11 की तो वहां से भी बीजेपी ने बाजी मारी है, यानी कि 3 सीटें वार्ड नंबर 11 तक बीजेपी की हो गई हैं। और अगर बात की जाए INLD की तो वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर 9 से INLD ने जीत हासिल की है। तो बड़े बड़े INLD के नेता थे इनेलो के, चाहे वो अशोक अरोड़ा हो, चाहे अभय सिंह चौटाला हो या जसविंदर सिंह संधू हो, वो वार्ड नंबर 9 पर अपनी पूरी पकड़ बनाए हुए थे, क्योंकि वो उनका सहयोग कर रहे थे। मनोज मुजबा यहाँ से INLD के उम्मीदवार थे और उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की है। तो ये नतीजे अभी तक करनाल में आए हैं। कुल 11 वार्डों के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें से 5 सिंबल पर जो पार्टियां लड़ी, यानी कि बीजेपी, और INLD, उन्होंने सीटें हासिल की और 6 उम्मीदवार जो हैं वो निर्दलीय सीटें हैं। 11 कुछ कुल नतीजे आए हैं करनाल में, जिसमें बीजेपी की स्थिति, बीजेपी को 10 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। करनाल की अगर बात करें, माफ कीजिएगा, बीजेपी को 10 टोटल करनाल में नतीजे आए हैं, जिसमें बीजेपी की जो स्थिति है अगर उसकी बात करें तो 2 अभी सीटें डिक्लेयर हुई हैं, उनके नतीजे आए हैं, 2 सीटें जीती हैं। करनाल की स्थिति पर अगर बात करें, गोपीचंद जी, लगातार जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे थे, आप पार्टी के तमाम आला नेताओं ने, या यूँ कहिए कि पूरी पार्टी ने खूब मेहनत की वहाँ, और स्थिति ये है कि अभी 1 सीट आपके खाते में है। नहीं, वहाँ पे हम 2 सीटें जीत चुके हैं करनाल में। और जहाँ तक मेरे मित्र नरबीर जी एक बात को बार बार दोहरा रहे थे, मैं इनसे सहमत नहीं हूँ। हमारा शहरों में प्रवेश हुआ है। अगर ये मैं इनको एग्जाम्पल देना चाहूँगा, रोहतक के जो हमने 1 सीट जीती है, जिसकी ये चर्चा कर रहे थे कि ग्रामीण अंचल से हम जीते होंगे, वो सीट बिल्कुल शहर में से, MD यूनिवर्सिटी उसका पार्ट है, सेक्टर 14 उसका पार्ट है, सेक्टर 1 उसका पार्ट है, हाउसिंग पोर्ट उसमें एक भी गांव कोई हिस्सा नहीं है। तो एक तो मैं इनकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि हमने ग्रामीण अंचल से सीटें जीती होंगी। हमने सब जगह से सीटें जीती हैं, और जिस उद्देश्य को लेके आज हम चले थे, आप करनाल की बात कर रहे हो, करनाल में हमने हमारा MLA कब बना है? करनाल में हमेशा या तो कांग्रेस का बना है या बीजेपी का बना है। वहां से अगर आज हमारे पार्षद जीत रहे हैं तो ये इस बात का द्योतक है कि हम जिस उद्देश्य को लेके चले थे, हम उस मिशन में अपने में कामयाब हो रहे हैं। शहरों में भी नहीं, आपने दावा तो ये किया था, कृष्ण आपके जो केसी बांगड़ हैं या पार्टी के और तमाम नेता हैं, बोलते कि 7 मेयर हमारे होंगे। इस तरह की स्थिति है, अब आप इसी से संतुष्ट हैं जिस तरह से पार्टी प्रदर्शन कर रही है? नहीं, जहाँ तक उसमें जो हमने सोचा था उससे कुछ कमियां रही है, मैं मानता हूँ जी। परंतु कई बार क्या होता है, इस बात में मैं नरबीर जी के सहमत हूँ कि ये चुनाव स्थानीय मुद्दों पे ज्यादा लड़े जाते हैं। पार्टी के साथ साथ इसमें स्थानीय मुद्दों को भी आप गौण नहीं कर सकते। नहीं, एक भी आप 7 दावे करते हैं इलेक्शन से पहले, और एक भी आपका मेयर नहीं बन रहा है। इनमें अभी इसी से संतुष्ट हैं? अभी आप इसमें ये ना वो करें कि हमारा नहीं बन रहा।
परंतु जो आज रूलिंग पार्टी है उसकी भी क्या स्थिति है? आज जनता जो है नहीं, रूलिंग पार्टी तो कह रही कि रूलिंग को भी कोई स्पष्ट, अब रूलिंग तो आज मैं मौलाना जी का बयान पढ़ रहा था, मेरे यहाँ एक नगर पालिका का चुनाव हुआ है अभी फर्रुखनगर का, परसों ही, उसमें 13 पार्षद बने हैं और उन्होंने कह दिया सारे हमारे बने। सवाल गोपीचंद जी इस तरह की बातें नहीं होती। सवाल ये है कि आप ये रूलिंग पार्टी वालों का मैंने बता तो दिया ना, लस्सी से आप संतुष्ट हैं? सवाल ये किससे? जिस तरह से साथ में जिस तरह का आज रिजल्ट हुआ है वो पूरी तरह से हमारी आशा के अनुरूप तो नहीं है, परंतु हमने जिस उसको लेके, जिस उद्देश्य को लेके चुनाव लड़ा था, लोग यूं कहते थे कि हमारा कोई वजूद नहीं है शहरों में, आज ये नतीजे अपने आप में जता रहे हैं कि हमारे वजूद को कोई जुटला नहीं सकता। आप हिसार की बात ले लें, हिसार की बात बड़े जोरों से बार बार हो रही थी। जी जी, आप कैसे? नहीं, हिसार में आप हिसार की बात बार बार कर रहे हैं, लेकिन स्थिति नहीं, मैं बार बार नहीं कर रहा, मैंने तो आपको रोहतक की भी की है, हर शहर की। आप सबसे हिस्से नहीं आया। आज सुंदर जी, आज साइबर सिटी की बात कर लेना, जो सबसे बड़ा शहर है, उसमें कर सबसे ज्यादा किसी सिंबल पर कैंडिडेट जीते हैं तो वो लोकदल के जीते हैं। नरवीर जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब स्थिति जिस तरह से स्पष्ट होती जा रही है, हालांकि पार्टी ने आशा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं किया, आप भी मान रहे हैं, तो अब अगर बात कर रहे हैं आगे स्थिति किस तरह की रणनीति, क्या इस चीज़ से आप सबक लेंगे या इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे, ध्यान रखेंगे? कहाँ चूक हुई है, क्या मानते हैं आप कुछ चूक हुई? नहीं, मैं तो पहले ही आपसे कह रहा हूं कि इस चुनाव नतीजे आने के बाद चिंतन बैठक होगी, जो हमारी कमियां रही हम उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। और अभी चुनाव नतीजे पूरे नहीं आए, 20 में से आप बता रहे हैं करनाल में हमारे 7 जीतते हैं या 3 जीतते हैं, आगे जीत जाएंगे। और कुछ निर्दलीय भी तो हमारे साथ आ सकते हैं, मेयर हमारे भी बन सकते हैं। सारे कांग्रेस के ही निर्दलीय उम्मीदवार नहीं है जो जीते हैं, कांग्रेस अपना ही मान रही है सारे, ऐसा नहीं है, उनमें हमारे भी समर्थित हो सकते हैं। कुछ इलाकों में हमारे लोगों ने मदद कर दी है, हमने पूरे चुनाव में लड़ा भी नहीं, 120 उम्मीदवार हमने उतारे हैं, कुछ हमारे साथी भी हो सकते हैं जीतने वाले। सहमत हूँ आपसे जी, क्योंकि निर्दलीय जो उम्मीदवार है वो उसके ऊपर किसी पार्टी का ठप्पा नहीं लगा होता, चाहे वो समर्थन नहीं होता है, वो किसी भी तरफ चले जाते हैं, वो किसी भी तरफ चला जाते हैं, ये देखा है हमने। नहीं, किसी भी तरफ, वो बात फिर वही जो जोड़ तोड़ वाली बात जो आपने पहले उठाई, तो कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र का जो सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं धक्का लगता है। मान लीजिए पार्टी ने इनेलो निर्दलीय उम्मीदवार को जिताया इसलिए है कि क्योंकि उसे बीजेपी का उम्मीदवार नहीं जिताना था, जनमानस ये था कि बीजेपी का उम्मीदवार नहीं जिताना था, लेकिन वो बीजेपी के पाले में चला जाता है। जनता ठगा सा महसूस करती है। कांग्रेस ये इस स्थिति के लिए अब, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि जीते हुए उम्मीदवार हमारे होंगे। संध्या जी, आपसे जवाब लेते हैं, कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन जब कोशिश करता है, जीत भी हो चाहे हार भी हो, उसको मैनेज करने की कोशिश करता है। जनता के हाथ आखिर में भी कुछ नहीं नजर आता। जिस तरह से बात ये हो रही है कि निर्दलीय उस पाले में चले जाएंगे, जबकि जनता ने उसके खिलाफ वोट दिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल सुंदर सोलंकी जी, मैं आपको कहना चाहूंगी यही कि अभी राव नरवीर जी ने बोला हमारे भी मेयर बनेंगे, ही बनेंगे, माने कि हम भी कुछ कोशिश करेंगे और इस तरीके का माहौल लाने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास आइए, और इनेलो कहेंगी हमारे पास आइए क्योंकि हम 5 हैं यहाँ पे। परंतु मैं ये कहना चाहूंगी कि दिल से और दिमाग से, अपनी आत्मा से, जो आप तालिका देख लीजिए, क्या निर्दलीय उम्मीदवार कितनी भारी संख्या में जीत के आ रहे हैं, इनका साफ जाहिर है इस बात से कि पार्टी ने ये फैसला बहुत अच्छा किया था और पार्टी समर्थित ही हैं ये जो उम्मीदवार निर्दलीय है। पार्टी समर्थित है, वही लगातार बात हो रही है। जो जीता है वो आपका है। एक बड़ी माफी के साथ रोक रहा हूं, पानीपत का हम रुक कर रहे हैं। पानीपत में सभी नतीजे आ चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 20 के 20 नतीजे पानीपत में आ चुके हैं, जिनमें से 6 बीजेपी, 2 इंडियन नेशनल लोकदल। और यहां भी जिस तरह से खबरें अभी तक लगातार आपको पहले ही बता चुका है कि निर्दलीय उम्मीदवार इस चुनाव में बाजी मारेंगे। ये बात, हमारी इस बात पर मोहर लग गई है। कल से ही हमने पहले ही, नतीजों से पहले ही खबरें अभी तक ने ये बात आपको बताई थी कि निर्दलीय उम्मीदवार इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उसी पर मोहर लगती नजर आ गई है। पानीपत में 20 के 20 नतीजे आ गए हैं, जिसमें से 6 पर बीजेपी, 2 पर इनेलो और 12 सोलंकी जी पानीपत में, माफ कीजिएगा, 24 है, 24 सीटें हैं, 24 सीटें हैं। बड़ी माफी के साथ आपको बता दें, हम 24 सीटें हैं, 20 सीटों के नतीजे आए हैं, जिसमें से 12 पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं पानीपत से। शायद कुलवंत जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो गोपीचंद जी आपके पास आना चाहूंगा। पानीपत में 24 सीटें हैं, सबसे बड़ा नगर निगम कहेंगे इसको, लेकिन जिस तरह से नतीजे आए हैं
बिल्कुल आपकी आशा के अनुरूप बिल्कुल नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि पानीपत जो है ये तीसरे नंबर का है, इससे 2 बड़े हैं, परंतु आज इन 7 में ये सबसे बड़ा है। और इसमें मैं पहले मानता हूं कि जैसी हमने आशा की थी वैसे नतीजे पानीपत के नहीं हैं, परंतु पानीपत में हम कुछ ना कुछ गेन करेंगे। क्यों पानीपत में चाहे वो समझौता हुआ हमारा कभी भी या वैसे हुआ, ये सीट हम एमएलए की बड़ी मजबूती से कभी नहीं लड़ पाए। अब जिस तरह से ये रुझान आएंगे वोटों का, एक्चुअल जिस तरह से वोट परसेंटेज आएगा, उससे मेरे को भरोसा कि हम जरूर गेन करेंगे। और संध्या जी कह रही थी कि जो जीते हैं वो सारे हमारे हैं, वही बात तो हम कहते हैं। नहीं, रोहतक में इस तरह की स्थिति नजर आ रही है। आपको बता दें, रोहतक से सभी नतीजे आ गए, 20 की 20 सीटों के नतीजे आ गए हैं। 3 पर बीजेपी, 1 पर इंडियन नेशनल लोकदल और बाकी जो 16 उम्मीदवार हैं वो निर्दलीय हैं। हाँ, राजन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, जिस तरह की स्थिति नजर आ रही है, जिस तरह का सिनेरियो नजर आ रहा है, क्योंकि दावे सभी दलों ने किए थे, लेकिन जो अब स्थिति नजर आई है उसमें चाहे बीजेपी की बात करें, इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें और चाहे कांग्रेस की बात करें, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसमें कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार कितने हैं, क्योंकि कांग्रेस ये दावा कर रही है कि जितने निर्दलीय जीते वो उनके हैं। जी बिल्कुल कमरुद्दीन, आपको बताना चाहूंगा कि टोटल 20 सीटें यहाँ पर थी, जिसमें से 16 जो है वो निर्दलीय जीते हैं, 2 पर बीजेपी जीती है, 1 पर बीजेपी समर्थित जो उम्मीदवार हैं वो जीते हैं, 1 सीट इनेलो के खाते में गई है। सबसे बड़ी जो बात जो है वो ये है कि बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष, महिला मोर्चा की जो प्रदेश अध्यक्ष है प्रतिभा सुमन, 900 से ज्यादा वोटों से वो चुनाव हार गई है। काफी लड़ झगड़ कर कहते हैं कि ये टिकट उन्हें मिली थी और उसके बाद जो बागी उम्मीदवार थी बीजेपी की मीरा भटनागर, उन्होंने 910 वोटों से उन्हें पटखड़ी दी है। और जो 16 निर्दलीय जो जीते हैं उनमें से ज्यादातर, या अगर हम कहें क्योंकि रोहतक है सीएम सिटी है, हर उम्मीदवार अभी फिलहाल यही कह रहा है कि वो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार है। तो बात साफ है कि मेयर जो होगा रोहतक में आने वाले वक्त में वो कांग्रेस समर्थित ही होगा। ये रोहतक की स्थिति हमने आपको बताई, जिस तरह से बीजेपी के 3 उम्मीदवार, और वहां सबसे बड़ी खबर यह है कि जो महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष रही हैं बीजेपी की, वो हार गई हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें रोहतक से, और निर्दलीय उम्मीदवारों की तादाद वहां ज़्यादा रही है, 16 कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार उनमें जो दावा कर रहे हैं वो ज़्यादा कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार दावा कर रहे हैं कि वो कांग्रेस के हैं। जिस तरह से, क्योंकि स्थिति सीएम का गृह जिला भी है, वहाँ कुछ ना कुछ स्थिति ये नज़र आ रही है। रोहतक की स्थिति हमने आपको बताई, बीजेपी के 3, इंडियन नेशनल लोकदल के 1 और 16 उम्मीदवार निर्दलीय वहाँ से जीते हैं। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। क्या कुछ सबब होगा इन नतीजों का, क्योंकि अभी और कुछ ज़िलों के नतीजे आना बाकी है। हरियाणा की सियासत में क्या कुछ असर पड़ सकता है। एक खास पैनल लगातार हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं समस्त भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदेश अग्रवाल, हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री राव नरवीर और पूर्व डिप्टी स्पीकर इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता गोपीचंद गहलोत, और साथ ही संध्या बजाज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। एक खास पैनल लगातार मौजूद है और चर्चा लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।